हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कैल्डर थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार वापस से सिलेबस दिखा देती हूँ। दिस इज द सिलेबस फॉर इकोनॉमिक्स पेपर 1 जो जेकेपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर का सिलेबस है। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। ठीक है, मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी वे थ्योरी ऑफ हमें क्या देख रहा है, हमें कैल्डर की थ्योरी देख रही है, हमें कैल्की की थ्योरी देख रही है और हमें रिकार्डो की थ्योरी देख रही है। और इसके अलावा जब आप बुक देखेंगे तो देयर इज वन मोर थ्योरी अंडर द टॉपिक मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, दैट इज मार्क्सियन थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं आप लोगों को अभी के लिए जो कोर्स का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ 3 थियरीज डिस्कस करूंगी। रिकार्डो की मैंने आप लोग को बता दी है थियरी, उसकी आपके साथ क्लास मैंने ऑलरेडी शेयर की है। आप लोग असिस्टेंट डायरेक्टर इकोनॉमिक्स का जो पेपर 1 का प्लेलिस्ट है, आप वहां जाकर उसकी थियरी देख सकते हैं। अदर देन दैट मैं आपके साथ 2 थियरीज डिस्कस करूंगी। नंबर 1 इज द कैल्डर्स थियरी एंड नंबर 2 इज द कैल्कीज थियरी। ठीक है, इफ टाइम परमिट्स मैं आपको मार्क्स की थियरी करवा भी दूंगी, बट एज कंपेयर टू दीज 3 थियरीज इट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। क्लियर? तो ये टॉपिक है, मैंने आपको बता दिया। और साथ ही हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक देख लिए हैं। इक्विलिब्रियम एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। थियरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड ये सारा मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। थियरी ऑफ प्रोडक्शन भी डिस्कस कर लिया है। देन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ रिटर्न, ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म एंड इंडस्ट्री, ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब मैं आपके साथ पहले मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थियरी डिस्कस करूंगी और प्रोडक्शन थियरीज नहीं है कुछ भी, मैं आपको पहले ही बता दूं। अब टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट। नाउ स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थियरीज, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में, दैट इज द कैल्डर्स थियरी। देखिए, मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थियरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यू शुड नो कि मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थियरीज और माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थियरीज में क्या फर्क है। जब हम मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थियरीज की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इनकम। ठीक है, दोनों में मैक्रो और माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थियरीज में हम लोग क्या करते हैं, हम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ही फाइंड आउट करते हैं। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन्हीं चीजों को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू थियरीज। नंबर 1, जब हम मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थियरीज की बात करेंगे तो हम विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इनकम बात करते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। लेट्स से आप लोगों ने क्या किया, आपकी एक पेन की फैक्ट्री है जहां पे आप लोग क्या कर रहे हो, लेबर को क्या दे रहे हो, लेबर को आप दे रहे हो वेजेस, लैंड को आप प्रोवाइड कर रहे हो रेंट, एंटरप्रेन्योर को प्रोवाइड कर रहे हो प्रॉफिट और कैपिटल को प्रोवाइड कर रहे हो इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, हमने माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थियरी की बात की। हमने यहाँ पे बोला कि एक पेन की फैक्ट्री में, ध्यान से सुनना, एक पेन की फैक्ट्री में कितना पैसा लेबर को जा रहा है, कितना पैसा लैंड को जा रहा है, कितना पैसा एंटरप्रेन्योर को जा रहा है और कितना पैसा कैपिटल को जा रहा है एज रिवॉर्ड्स। ठीक है, हमने यहाँ पे ये बात की। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थियरी की। लेकिन जब हम मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थियरी की बात कर रहे हैं
तो हम विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इनकम बात करेंगे। ग्रोथ में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी व्हाट इज नेशनल इनकम। सॉरी। अभी आप ये समझ सकते हैं, जब हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल इकोनॉमी की इनकम की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमी में बहुत सारी फैक्ट्रीज होगी, ठीक है, पेन की फैक्ट्रीज होंगी, आपकी कोई और फायर की फैक्ट्री होगी, और भी बहुत सारी आइटम्स की फैक्ट्रीज होगी। तो यहाँ पे जब हम नेशनल इनकम की बात करोगे तो ओवरऑल इनकम में ओवरऑल इनकम में हम देख रहे हैं कि वेजेस पे कितना पैसा जा रहा है, रेंट पे कितना पैसा जा रहा है, प्रॉफिट पे कितना पैसा जा रहा है, और इंटरेस्ट पे कितना पैसा जा रहा है। तो जब आप मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थियरीज की बात करोगे तो याद रखना हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एंटायर इनकम, दैट इज द नेशनल इनकम। और जब हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं माइक्रो थियरीज की, तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम रिलेटिव इनकम की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इनकम बात नहीं करते। तो जब हम कैल्डर्स थ्योरी की बात करेंगे तो अब आप हम क्या बोल सकते हैं, कैल्डर्स थ्योरी क्या है, इट इज अ मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। ठीक है, मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी है। मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ से ये चीज एनालाइज कर पाएंगे कि कैल्डर की थ्योरी में हम नेशनल इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि हाउ द नेशनल इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। बट जब हम कैल्डर्स थ्योरी की बात करेंगे तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, हम यहाँ पे वेजेस की बात करेंगे और प्रॉफिट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वेज और प्रॉफिट की। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, जब भी हम कैल्डर्स थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे हम क्या बोलेंगे कि जो हमारी एंटायर नेशनल इनकम है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेजेस एंड प्रॉफिट। ठीक है, W प्लस P होगा यहाँ पे आपका। तो हर मॉडल की तरह यहाँ पे भी हम सर्टेन एग्जाम्पशंस पे बात करेंगे। लेट्स सी, पहले एग्जाम्पशंस देख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसका ऑल्टरनेट नाम, ये मॉडल बोलता क्या है, सब उसके हिसाब से समझाऊंगी। एग्जाम्पशंस ऑफ द मॉडल पे अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, वी हैव टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान से देखना, टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या बोला गया, लेबर और कैपिटल। और मैंने आपको क्या बोला, अभी मैंने आपको बोला कि जो हमारा यहाँ पे टोटल इनकम है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इनटू वेजेस एंड प्रॉफिट, यही बोला। अब लेबर की अगर हम बात करें, लेबर को तो आप लोग ठीक है, आप बोलेंगे कि मैम लेबर को तो वेजेस मिलेगा, वो समझ आया, बट कैपिटल को जनरली इंटरेस्ट मिलता है, तो आप हमें क्यों बोल रहे हैं कैपिटल को प्रॉफिट मिलेगा। देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों को ध्यान हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जब बात की जाती है तो कैपिटल सॉरी एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, एंटरप्रेन्योर को मिलता है हमारा प्रॉफिट। तो यहाँ पे जब हम कैपिटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा मतलब कैपिटलिस्ट क्लास से है, मतलब एंटरप्रेन्योर से ही हमारा मतलब है। यहाँ पे कैपिटल का याद रखना, कैपिटल से हमारा, हम क्या बोल रहे हैं, हम लोग कैपिटलिस्ट क्लास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि प्रॉफिट की जगह मेरे को इंटरेस्ट लिखना चाहिए, ऐसा नहीं आएगा। तो यहाँ पे जब कैल्डर की थियरी की बात करते हैं तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कैपिटलिस्ट क्लास। अब वेज, लेबर को आपकी इनकम मिलेगी, जब लेबर को इनकम मिलेगी तो कुछ पार्ट इनकम का वो कंज्यूम करेगा और कुछ पार्ट क्या करेगा, सेव करेगा। ठीक है, और उसी तरीके से जब आपकी कैपिटलिस्ट को इनकम मिलेगी तो वहां पे भी वो क्या करेगा, आउट ऑफ सर्टेन प्रॉफिट वो क्या करेगा, कुछ प्रॉफिट कंज्यूम कर लेगा और कुछ प्रॉफिट सेव करेगा। मतलब हम यहाँ से बोल पा रहे हैं कि लेबर की अपनी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है और एक सेपरेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है। लाइकवाइज जब हम किसकी बात कर रहे हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द कैपिटलिस्ट क्लास, तो प्रॉफिट में से भी एमपीसी का कुछ पोर्शन होगा और एमपीएस का कुछ पोर्शन होगा। अब यहाँ पे जब हमने बोला कि लेबर का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अलग होगा, कैपिटलिस्ट का अलग होगा, तो और सेविंग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी अलग होगा, तो कैल्डर का जो फोकस था दैट इज ऑन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस के ऊपर कैल्डर ने फोकस किया। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास डिफरेंट होगा।
क्योंकि इनकम अलग है, तो आप लोगों को पता है कि आउट ऑफ डिफरेंट इनकम्स ये लोग अलग प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, सेव करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो आपका लेबर क्लास है उसकी सेविंग्स कम होगी एज कंपेयर टू कैपिटलिस्ट क्लास। ठीक है, क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा है। तो अब क्या होगा, आउट ऑफ दैट इनकम वो क्या करेगा, कैपिटलिस्ट क्लास सेव ज्यादा करेगा। तो यहाँ पे हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एसपी को हमने क्या बोला है, एसपी स्टैंड फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव फॉर कैपिटलिस्ट क्लास। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास। और एस डब्ल्यू क्या होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ वर्किंग क्लास। तो हम लोगों ने यहाँ क्या बोला, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास क्या है, दैट इज ग्रेटर देन योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ वर्किंग क्लास, दैट इज लेबर। नेक्स्ट assumption इज द परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, आप लोग लिख रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन। फिर यहाँ पे कैल्डर ने इसके बाद क्या एज्यूम किया, ही एज्यूम कि मार्केट के अंदर क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। लिखा आप लोगों ने इतना। और लास्ट assumption आपको याद रखनी है, लेबर एंड कैपिटल आर कॉम्प्लीमेंट्री इन टू ईच अदर। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये एक साथ यूज हो रहे हैं। आप ये नहीं कर सकते कि लेबर को इलिमिनेट कर दो या कैपिटल को इलिमिनेट कर दो। तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, ये हमारी किसकी एग्जाम्पशन थी, दीज आर द एग्जाम्पशन ऑफ कैल्डर्स मॉडल। तो कैल्डर ने जो एग्जाम्पशंस बोली, हमें सारी एग्जाम्पशंस आती हैं अभी तक जितना हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। आप लोग उसके हिसाब से रिलेट कर पा रहे हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पशन ने क्या बोला, सेकेंड एग्जाम्पशन क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, एंड लास्ट वन हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे जब हम कैल्डर के मॉडल की बात करेंगे तो हमने क्या बोलना है, हमारी जो टोटल इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी इनटू वेजेस प्लस प्रॉफिट, क्योंकि हमने अभी देखा y इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस पी, क्योंकि कैल्डर ने तो यही बोला, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। अब दूसरी जो आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, दैट इज ऑफ सेविंग, क्योंकि हम लोगों ने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की बात की यहाँ पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो आपकी टोटल सेविंग है, एस स्टैंड्स फॉर टोटल सेविंग। टोटल सेविंग इकोनॉमी में कितनी आएगी, इट इज इक्वल टू सम ऑफ जो सेविंग आपका कैपिटलिस्ट क्लास कर रहा है और कितनी सेविंग आपकी वर्किंग क्लास कर रही है। जब हम कैपिटलिस्ट क्लास की सेविंग्स की बात करेंगे, दैट इज इक्वल टू एस पी, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास इनटू प्रॉफिट। ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट कितना सेव करेगी कौन, कैपिटलिस्ट क्लास, ये हमारी वो है आइडेंटिटी। प्लस कितना सेविंग कौन करेगी, वर्किंग क्लास, एस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, वाई, जो कैल्डर ने बोला कि आपकी जो टोटल नेशनल इनकम है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेजेस एंड प्रॉफिट, और फिर हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव पे हमारा फोकस था, दैट्स व्हाई हमने सेविंग की यहाँ से वैल्यू ली। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से वेज अलग से निकालना है एंड प्रॉफिट हमें अलग से फाइंड करना है कि आउट ऑफ टोटल इनकम आपका वेज पे कितना पैसा जा रहा है और आउट ऑफ योर टोटल इनकम प्रॉफिट पे कितना पैसा जा रहा है। अब यहाँ से क्या होगा, अगर मैं W या P के टर्म्स में y को एक्सप्रेस कर लूं, तो यहाँ पे मैं P या W में से एक की वैल्यू डाल सकती हूँ। तो फ्रॉम फर्स्ट मेरे पास क्या है, ये सिर्फ ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकल इस मॉडल पे आपको लिख कर आना है। फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू W माइनस P, दिस इंप्लाइज W इज इक्वल टू y माइनस P, दिस इज द आइडेंटिटी। ठीक है, W इज इक्वल टू वाई माइनस पी। तो अगर मैं इस W की जगह ये डाल लूं तो कोई गलत तो नहीं होगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे, देयरफॉर S इज इक्वल टू एस पी प्लस क्या था, एस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या आ गया, y माइनस पी। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को समझ आया मैंने क्या किया, दिस इंप्लाइज, ठीक है, S इज इक्वल टू एस पी, सॉरी यहाँ पे P भी तो था, इंटू P प्लस एस डब्ल्यू वाई माइनस एस डब्ल्यू पी।
अब इस स्टेप को ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट यहाँ पे भी है, प्रॉफिट यहाँ पे भी है। मैं इसको कंबाइन करूंगी। क्यों कंबाइन करूंगी? बिकॉज मुझे टोटल इनकम में से देखना है कि आपका सेविंग्स में, सॉरी, आपका प्रॉफिट में कितना पैसा जा रहा है और वेज पे कितना पैसा जा रहा है। तो प्रॉफिट, एक चीज मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो जितनी टर्म्स के साथ मेरा प्रॉफिट है तो मैंने उनको सेपरेट कर लिया, और जितनी टर्म्स के साथ मेरा क्या है, वेज, उनको अलग रख लिया। This implies S is equal to SP minus SW into P plus SWY। ठीक है, ये इक्वेशन समझ आया आपको? अब कैल्डर के मॉडल को हम एक और नाम से बोलते हैं, कैल्डर्स मॉडल इज ऑल्सो नोन एज कीनीशियन फ्रेमवर्क मॉडल। ठीक है, कीनीशियन मॉडल ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी हम इनको, इस मॉडल को जानते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में कीनीशियन मॉडल ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए या कैल्डर मॉडल ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, तो याद रखना वन एंड द सेम थिंग है ये। अब यहाँ पे क्यों कहते हैं? क्योंकि कीन्स का अगर आप लोगों को याद होगा, आपने पढ़ा होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो वो याद रखना, S इज इक्वल टू आई, ये आइडेंटिटी हमें कीन्स के मॉडल पे मिलती है। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं दिस मॉडल रिजेंबल्स टू कीन्स। ठीक है, यहाँ पे जो फ्रेमवर्क यूज किया गया कैल्डर के द्वारा वो कीनीशियन फ्रेमवर्क ही है। तो यहाँ पे उस लॉजिक से मैं एस की जगह आई लिख सकती हूँ। दिस इज इक्वल टू प्लस एस डब्ल्यू वाई। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे एक्चुअली क्या चाहिए? मुझे शेयर चाहिए। I want to find the share of wages in income and share of profit in income. Share of profit in income का मतलब मुझे P by Y और W by Y की वैल्यू चाहिए। तो जब मुझे ये वैल्यू चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मुझे, अगर मैं इस चीज को पूरे को Y से डिवाइड कर दूं, ठीक है, डिवाइडेड बाय Y, डिवाइडेड बाय Y, डिवाइडेड बाय Y, तो कहीं ना कहीं मैं इस टर्म को फाइंड आउट कर पा रही हूँ। बाय दैट लॉजिक मैंने इसको डिवाइड कर दिया किससे? y से। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया? p बाय y। मैं इसको एक साइड क्यों लिख रही हूँ? द रीजन बीइंग, क्योंकि मुझे ये वैल्यू चाहिए तो मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ। इज इक्वल टू i बाय y माइनस एस डब्ल्यू, बिकॉज y तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आप इसको और सिंप्लीफाई कर लो। p बाय y इज इक्वल टू I by Y minus SW upon SP minus SW। इसको हम और सिंपल कर लेते हैं। This implies P by Y is equal to I by Y whole divided by SP minus SW upon SP minus SW। तो ये क्या आ गया हमारा? नेशनल इनकम में शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ से हम दो चीजों पे कंक्लूड करेंगे। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। यहाँ से हम इस आइडेंटिटी से दो चीजें कंक्लूड कर रहे हैं। नंबर वन, आपका जो प्रॉफिट शेयर है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? आई बाय वाई पे, डिपेंड्स ऑन आई बाय वाई पे। इसका मतलब अगर आप यहाँ से देखेंगे तो कैल्डर ने क्या बोला कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट ज्यादा कब होगी? जब आपका एंटरप्रेन्योर सेव ज्यादा करेगा, मतलब एसपी आपका हाई होना चाहिए। ये पॉइंट आपका ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉफिट का शेयर टोटल इनकम में कब ज्यादा होगा? जब एसपी ग्रेटर ज्यादा होगा, नंबर वन। नंबर टू, हमने क्या बोला? यहाँ पे प्रॉफिट का शेयर ज्यादा होना चाहिए और कैल्डर ने बोला कि यहाँ पे एक स्टेबिलिटी कंडीशन है, दैट इज एसपी आपका ग्रेटर देन होना चाहिए एस डब्ल्यू। इसका क्या मतलब है ये समझ लीजिए कि जो आपका कैपिटलिस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करे? इन्वेस्ट करे। लेकिन जो आपका कौन है, जो आपका लेबर क्लास है, वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करे।
क्योंकि अगर वो ज्यादा कंज्यूम करेगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली इकोनॉमी के अंदर ज्यादा आएगी। तो कैल्डर के मॉडल को जब भी आप एक्सप्लेन करोगे आप इसी चीज को बोलेंगे कि कैल्डर ने क्या बोला, एसपी शुड बी ग्रेटर देन योर एसडब्ल्यू सो दैट आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में ज्यादा हो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी और इकोनॉमी में डिमांड होगी और ऑटोमेटिकली ये जो पूरा साइकिल है वो इकोनॉमी के अंदर प्रॉपरली काम करेगा। लेट अस अज्यूम अगर ये कंडीशन ना हो, हम इनस्टेबिलिटी की कंडीशन ले, मतलब इसका रिवर्स कंडीशन जहां पे एसपी इज लेस देन योर एसडब्ल्यू, इफ समहाउ क्या हो जाए, इन एसडब्ल्यू इज ग्रेटर देन योर एसपी हो जाए, ठीक है, मतलब जो आपकी वर्किंग क्लास है वो सेव ज्यादा करने लगे, जब वो सेव ज्यादा करेगी तो इसका मतलब वो उसकी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो जाएगी, बिकॉज यू नो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, आप जानते हैं इस इक्वेशन को। तो अगर आपकी एमपीएस बढ़ेगी तो कंजप्शन कम होगा, जब आपका वर्कर्स का क्या होगा, कंजप्शन कम होगा और आपके जो एंटरप्रेन्योर है, जो आपका कैपिटलिस्ट है, उसके पास पैसा है ही नहीं प्रॉफिट की तरफ, उसके पास बच नहीं रहा, तो क्या होगा, इट अल्टीमेटली लीड्स टू फॉल इन इन्वेस्टमेंट, फॉल इन इन्वेस्टमेंट। और जब भी फॉल इन इन्वेस्टमेंट होता है डिमांड फॉल कर जाती है, बिकॉज फॉल इन इन्वेस्टमेंट विल लीड टू लेस इनकम, ठीक है, रिवर्स मल्टीप्लायर से क्या हो जाएगा, इनकम कम होगी, डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा, प्राइसेस फॉल करेंगे, जब प्राइसेस कम होंगे तो P by Y that is the ratio of profit to income will automatically fall. So this is your Calder's model. इसमें एक दो पॉइंट्स और है वो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1, जो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय SP माइनस SW था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली ये क्या इंडिकेट करता है वो हमें पता होना चाहिए। ये हमें कहाँ पे मिला था, इसके लिए एक इक्वेशन लिखी थी, मैं वापस लिख रही हूँ आप लोगों के लिए। P बाय वाई, ठीक है, आप लोगों को मैंने लिखवाई है वहीं से समझाऊंगी मैं आपको। I बाय वाई डिवाइडेड बाय एस पी माइनस एस डब्ल्यू अपॉन एस पी माइनस एस डब्ल्यू। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, I बाय वाई, I बाय वाई माइनस एस डब्ल्यू इंटू 1 अपॉन एस पी माइनस एस डब्ल्यू, इसको हम लोगों ने क्या बोला, दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी या लेस होगी तो उस हिसाब से हम इस चीज को एनालाइज करेंगे। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, ये वैल्यू हाई होगी, इसको हम जनरली डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो अगर मैं बोलूं कि सिग्मा की वैल्यू हाई होगी, इट इंडिकेट्स कि अगर आपका I बाय वाई दैट इज द शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इनकम, अगर थोड़ा सा भी इस पे चेंज आता है तो ओवरऑल प्रॉफिट्स पे हाई चेंज आएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, अ हायर सिग्मा, सिग्मा स्टैंड्स फॉर कोफिशिएंट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, indicates that a small increase, किस पे increase in your investment ratio I upon Y, ठीक है, I stands for investment, will lead to a higher increase किस पे, P by Y पे, ठीक है, in the share of profit, ठीक है, जो प्रॉफिट का शेयर कैपिटलिस्ट के पास जा रहा है आउट ऑफ टोटल इनकम वो बढ़ेगा, क्योंकि Y इज इक्वल टू W प्लस P ये था। तो यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। और अगर हम लोग क्या बोलेंगे, अगर सिग्मा में लोअर चेंज है, ठीक है, सिग्मा थोड़ा सा इंक्रीज किया तो उसकी वजह से P बाय वाई भी थोड़ा सा ही इंक्रीज करेगा, ठीक है, अल्टीमेटली ये मतलब है इसका। क्योंकि अगर आप लोगों को कहीं क्वेश्चन पूछा हो और उसके लास्ट में उन्होंने पूछ लिया, एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन करो, तो यू शुड नो अबाउट इट। अब हमें देखना है कॉन्स्ट्रेंट्स। कैल्डर ने दो कॉन्स्ट्रेंट्स की बात की,
उन्होंने बोला कि वेज जो है आपका दैट शुड बी ग्रेटर देन योर मिनिमम वेज। ठीक है, वेज शुड बी ग्रेटर देन योर मिनिमम वेज। ठीक है, या हम इसको कैसे बोलते हैं, हम काफी टाइम इसको बोलते हैं एज मैक्सिमम प्रॉफिट शेयर, कि आपका प्रॉफिट शेयर इतना ही होना चाहिए। लेट्स से अगर इन्होंने बोला कि 80% आपका प्रॉफिट शेयर होना चाहिए, इसका मतलब 20% कहाँ जाएगा, 20% जाएगा वेजेस में, यही मतलब है। तो यहाँ पे कैल्डर ने बोला कि क्यों मिनिमम वेजेस की हम बात कर रहे हैं, क्यों इतना वेजेस जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन योर मिनिमम वेजेस, या प्रॉफिट की एक मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए सो दैट इकोनॉमी क्या रहे, इकोनॉमी वर्किंग रहे। क्योंकि अगर आप सिर्फ उनको सबसिस्टेंस वेजेस दोगे, सबसिस्टेंस वेजेस क्या होती है, जिसपे अभी वो सरवाइव ही कर पाते हैं, ठीक है, तो डिमांड तो नहीं कर पाएंगे वो इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली कोलैप्स कर जाएगी। जब इकोनॉमी कोलैप्स करेगी तो आप किसके लिए इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि वेज शुड बी अबव अ मिनिमम लेवल, और या हम उन्होंने क्या बोला इसी पॉइंट को, मैक्सिमम प्रॉफिट शेयर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 80%, क्योंकि डिमांड कब होगी, जब उनके पास कंजप्शन प्लस के लिए पैसा होगा। ठीक है, कंजप्शन के लिए जब वर्कर के पास पैसा होगा, ओनली एट दैट टाइम क्या होगा, आपका जो वर्कर है, जो लेबर क्लास है, वो डिमांड करेगी। अदरवाइज क्या होगा, दे स्टॉप डिमांडिंग, पैसा नहीं है, डिमांड कहाँ से आएगा। और एक और कॉन्स्टेंट है, वो भी पढ़ लेते हैं, प्रॉफिट शुड बी अबव आ मिनिमम लेवल। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना कि वेज भी उन्होंने कहा एक मिनिमम लेवल से ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरे पॉइंट पे कैल्डर बोल के गए कि प्रॉफिट अर्न शुड बी अबव आ मिनिमम लेवल। अब यहाँ पे कैल्डर ने बेसिकली क्या बोला, कैल्डर ने रिसेशन के अकॉर्डिंग बात की। इन्होंने बोला जब रिसेशन होता है, ठीक है, ताकि उस समय अगर रिसेशन इकोनॉमी में आ जाए और हम चाहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट में ही वर्किंग रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो आपका एंटरप्रेन्योर है, जो आपका कैपिटलिस्ट है, उसको अभी प्रॉफिट शुड बी अबव अ मिनिमम लेवल। रिसेशन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, बिकॉज जब भी रिसेशन आए और कैपिटलिस्ट क्लास को अगर क्या करना पड़े, डिमांड ड्राइव करनी पड़े सो दैट हम वापस से फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज पे आ जाए, तो उस समय जब भी रिसेशन होगा तो एंटरप्रेन्योर को अगर प्राइस कट करना भी पड़े, मतलब प्राइस कट करने का मतलब है प्रॉफिट में अपना शेयर कम करना पड़े, तो उस समय वो कर पाए। इसीलिए प्रॉफिट हमेशा क्या होना चाहिए, अबव होना चाहिए मिनिमम लेवल, ताकि रिसेशन में भी वो प्राइस कट करके इकोनॉमी में सर्वाइवल जैसी सिचुएशन को ला पाए। ठीक है, तो ये हमारे किसके पॉइंट थे, कॉन्स्ट्रेंट के। अब क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स भी देख लेते हैं। जब हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले कैल्डर के मॉडल पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने रोल ऑफ टेक्नोलॉजी को इग्नोर किया। ठीक है, इग्नोर द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे बोला गया कि लेबर एक जैसा है, बट लेबर कैन नॉट बी होमोजीनियस। ठीक है, तो लेबर होमोजीनियस नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे इन्होंने ये भी नहीं बोला थर्ड पॉइंट में कि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था, एग्जाम्पल्स में हमने देखा था कि लेबर और कैपिटल जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, बट अगर आपका लेबर हाई स्किल्ड है तो आप हो सकता है कैपिटल से आप उसको रिप्लेस कर पाए, या कई बार लेबर की जगह आप कैपिटल को भी यूज कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, जैसे आजकल आप देख रहे हैं एआई आया, काफी सारे लेबर जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गए, गूगल ने अभी ले ऑफ किया। तो वो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, जो कैल्डर ने इग्नोर किया। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आप लोग को पॉइंट समझ आए हो। अब ये टॉपिक आप एच एल आहूजा से पढ़ सकते हैं, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की आहूजा की बुक है। ठीक है, और साथ पे आप लोगों को टाइमली अपडेट्स के लिए मेरा चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति टेलीग्राम चैनल है, वो भी ज्वाइन कर लेना। उसका कमेंट पे आप लोगों को उसका लिंक मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू।